जब हम योग के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में अक्सर आसन या शायद प्राणायाम की तस्वीरें आती हैं। लेकिन हमारे हाथ लगे स्रोतों में एक संस्कृत की उक्ति बार बार आती है, शरीरा माध्यम खलु धर्म साधनम, जिसका मोटा मोटा मतलब है कि आप कोई भी साधना करना चाहें, आपका शरीर ही उसका सबसे पहला और ज़रूरी जरिया है। और आज हम योग की इसी नींव पर बात करने वाले हैं, शरीर की गहरी अंदरूनी सफाई की एक प्रक्रिया जिसे षटकर्म कहा जाता है। बिल्कुल सही कहा आपने। और ये सिर्फ साबुन पानी वाली सफाई नहीं है, ये एक तरह का बायोलॉजिकल सर्विसिंग है। हठयोग के पुराने ग्रंथ जैसे हठयोग प्रदीपिका और घेरण संहिता इसे पहली सीढ़ी मानते हैं। उनका कहना है कि प्राणायाम या ध्यान में गहरे उतरने से पहले शरीर के अंदरूनी सिस्टम को साफ करना और ऊर्जा के रास्ते यानी नाड़ियों को खोलना बहुत जरूरी है। ये क्रियाएं शरीर के 3 मूल दोषों वात, पित्त और कफ को बैलेंस में लाती हैं। इसे आप एक तरह का योगिक क्लिनिकल डिटॉक्सिफिकेशन प्रक्रिया कह सकते हैं। क्रियाएं हैं कौन कौन सी? हाँ, जैसे कि नाम से ही जाहिर है, षट यानी 6 और कर्म यानी क्रिया। ये 6 क्रियाएं शरीर के अलग अलग हिस्सों को निशाना बनाती हैं। पहली है धौती, जो पाचन तंत्र के ऊपरी हिस्से को धोती है। दूसरी है बस्ती, जो बड़ी आंत की सफाई है। तीसरी है नेति, जिससे नाक का पूरा रास्ता साफ होता है। चौथी है त्राटक, जो आंखों और मन को साधने के लिए है। पांचवी है नौली, जो पेट के अंगों की मालिश है। और छठी है कपालभाति, जो हमारे दिमाग के अगले हिस्से और फेफड़ों को शुद्ध करती है। ठीक है, तो ये शरीर का पूरा सर्विस मैनुअल हो गया, ऊपर से नीचे तक। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। धौती से शुरू करते हैं, जिसका मतलब आपने बताया धोना। ये कैसे काम करती है? हाँ, धौती के भी कई प्रकार हैं। सबसे आम है कुंजल क्रिया, जिसे वमन धौती भी कहते हैं। इसमें गुनगुना नमकीन पानी लगभग 1.5 से 2 लीटर जल्दी जल्दी पीकर उसे उल्टी के जरिए बाहर निकाला जाता है। ये सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे, लेकिन ये पेट में जमा अतिरिक्त एसिड, पुराना पित्त और चिपके हुए कफ को तुरंत बाहर फेंक देता है। जिन्हें एसिडिटी, अपचन या अस्थमा की शिकायत रहती है, उन्हें इससे तुरंत राहत महसूस होती है। अच्छा, ये तो एक तरह का इमरजेंसी फ्लश हो गया पेट के लिए। लेकिन मैंने वस्त्र धोती के बारे में भी पढ़ा है, जिसमें कपड़ा निगलते हैं। ये तो काफी एडवांस लगता है। बहुत ज्यादा एडवांस। इसमें सूती कपड़े की एक पतली पट्टी, जो लगभग 3 इंच चौड़ी और 22 फीट लंबी होती है, उसे धीरे धीरे निगला जाता है। 1 मिनट रुकिए, 22 फीट? ये तो 2 मंजिला इमारत की ऊंचाई जितना लंबा हुआ। इसे निगलते हुए सांस कैसे लेते हैं? क्या इसमें दम घुटने का खतरा नहीं होता? पाप का सवाल बिल्कुल जायज है। इसीलिए इसे बिना गुरु के मार्गदर्शन के करने की कल्पना भी नहीं की जा सकती। इसे बहुत धीरे धीरे और खास तकनीक से निगला जाता है, जिससे सांस की नली खुली रहती है। ये कपड़ा पेट की अंदरूनी दीवारों पर पहुंचकर वहां चिपके हुए उस जिद्दी बलगम और अशुद्धियों को सोख लेता है, जिससे कुंजल क्रिया भी नहीं निकाल पाती। फिर इसे धीरे धीरे बाहर निकाल लिया जाता है। ये शरीर पर नियंत्रण का एक चरम उदाहरण है। अविश्वसनीय। तो ये धौती क्रिया पेट और भोजन नली को साफ करती है, लेकिन पूरे पाचन तंत्र के लिए भी एक क्रिया का जिक्र है, शंख प्रक्षालन। बिल्कुल, शंख प्रक्षालन को आप कंप्लीट गट रीसेट कह सकते हैं। इसमें नमकीन पानी पीकर 5 विशेष आसन, जैसे ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, कटी चक्रासन, एक क्रम में किए जाते हैं। ये आसन हमारे पाचन तंत्र के दरवाजों यानी वॉल्व को एक एक करके खोलते हैं, जिससे पानी पेट से होता हुआ छोटी और बड़ी आंत से गुजरकर शरीर से पूरी तरह बाहर निकल जाता है, जब तक कि साफ पानी ना आने लगे। ये आंतों के सोखने की क्षमता को जबरदस्त तरीके से बढ़ा देता है। तो धौती और शंख प्रक्षालन से पूरा पाचन तंत्र यानी मुंह से लेकर आंतों के आखिर तक साफ हो गया। लेकिन योगिक ग्रंथों में बड़ी आंत, जहां कहते हैं कि वात दोष जमा होता है, उसकी सफाई के लिए एक अलग और ज्यादा टारगेटेड क्रिया का जिक्र है, बस्ती। ये आजकल के एनिमा से कैसे अलग है? जमीन आसमान का फर्क है। मॉडर्न एनिमा में पानी या कोई और तरल पदार्थ दबाव या ग्रेविटी की मदद से शरीर में डाला जाता है। ये एक पैसिव प्रक्रिया है, जबकि योगिक बस्ती में व्यक्ति पानी में बैठकर उड्डयन बंद और नौली क्रिया का इस्तेमाल करके अपने पेट में एक वैक्यूम बनाता है और पानी को स्वाभाविक रूप से अंदर खींचता है। यानी शरीर खुद पानी को अंदर खींचता है, कोई बाहरी दबाव नहीं होता। एग्जैक्टली। इससे बड़ी आंत की मांसपेशियों की कसरत भी होती है और वो मजबूत बनती हैं। इसका मुख्य उद्देश्य बड़ी आंत में रुकी हुई वायु यानी वात दोष को शांत करना है, जो कब्ज और गैस जैसी 80% बीमारियों की जड़ मानी जाती है। तो बस्ती सीधे समस्या की जड़ पर काम करती है। समझ गई।
अब आते हैं नेति पर। जल नेति के बारे में तो आजकल बहुत लोग जानते हैं, खासकर जिन्हें साइनस या एलर्जी की समस्या है। इसके काम करने के पीछे का विज्ञान क्या है? नीति दो तरह की है, जल नीति और सूत्र नीति। जल नीति में जो गुनगुना नमकीन पानी इस्तेमाल होता है वो एक आइसोटोनिक सोल्यूशन होता है। अच्छा, तो आइसोटोनिक का मतलब ये हुआ कि पानी में नमक की मात्रा उतनी ही है जितनी हमारे शरीर के अंदरूनी तरल पदार्थों जैसे आंसू या खून में होती है, जैसे सलाइन ड्रिप या आंखों के ड्रॉप्स में होता है, ताकि शरीर उसे बाहरी चीज समझकर रिएक्ट न करे और कोई जलन ना हो। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। इसी वजह से ये पानी नाक की नाजुक झिल्लियों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता और वहां जमे हुए म्यूकस, धूल, परागकण और दूसरे प्रदूषकों को आसानी से धोकर बाहर निकाल देता है। लेकिन इसका फायदा सिर्फ शारीरिक नहीं है, ये हमारे मस्तिष्क के अगले हिस्से यानी फ्रंटल लोब को ठंडक पहुंचाता है, जिससे तनाव, गुस्सा और चिंता कम होती है। और सूत्र नीति, जिसमें धागे का इस्तेमाल होता है, वो क्या करती है? सूत्र नीति में एक मोटा धागा या रबर का कैथेटर एक नाक से डालकर मुंह से बाहर निकाला जाता है। ये नाक के अंदर के उन हिस्सों की हल्की मालिश और सफाई करता है जहां पानी भी नहीं पहुंच पाता। ये नाक की हड्डी बढ़ने या रास्ते में किसी भी तरह की रुकावट को दूर करने में बहुत कारगर है। ठीक है, अब अगली क्रिया पर चलते हैं जो शारीरिक से ज्यादा मानसिक लगती है, त्राटक। क्या सिर्फ एक बिंदु पर, जैसे मोमबत्ती की लौ पर बिना पलक झपकाए देखने से वाकई कोई फर्क पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है। हमारी आंखों और मन का सीधा कनेक्शन है। जब तक आंखें चंचल हैं, मन भी भटकता रहेगा। त्राटक में जब हम आंखों की हलचल को रोक देते हैं तो दिमाग में विचारों की रफ्तार भी अपने आप धीमी पड़ने लगती है। आधुनिक शोध भी इसकी पुष्टि करते हैं। त्राटक के अभ्यास से मस्तिष्क में अल्फा वेव्स बढ़ती हैं, जो गहरी एकाग्रता और रिलैक्सेशन की स्थिति का संकेत हैं। तो इसका मतलब ये है कि त्राटक सिर्फ आंखों की कसरत नहीं, बल्कि दिमाग को रीबूट करने का एक मैनुअल तरीका है। बिना किसी ऐप या डिवाइस के सिर्फ अपनी नजर को टिकाकर हम अपने ब्रेन वेव्स को बदल सकते हैं और तनाव की स्थिति से बाहर आ सकते हैं। ये तो एक तरह का न्यूरो हैक हुआ। न्यूरो हैक, हाँ, आप कह सकते हैं। ये आंखों की मांसपेशियों को मजबूत करने के साथ साथ हमारी एकाग्रता की शक्ति को कई गुना बढ़ा देता है। अविश्वसनीय। इसके बाद है नौली, जिसे पेट का मंथन भी कहा जाता है। मैंने इसके वीडियो देखे और ये किसी आम इंसान के लिए लगभग नामुमकिन लगता है। ये काम कैसे करता है? ये वाकई हठ योग की सबसे एडवांस क्रियाओं में से एक है। इसमें पेट की बीच की मांसपेशियों को, जिन्हें रेक्टस एब्डोमिनस कहते हैं, बाकी मांसपेशियों से अलग किया जाता है। यानी 6 पैक एब्स वाली मसल्स, उन्हें अलग करके घुमाया जाता है। बिल्कुल। और जब वो घूमती हैं तो ये पेट के अंदरूनी अंगों का मंथन करती हैं। लिवर, पेंक्रियाज, स्प्लीन, आंतें। इन अंगों की ऐसी गहरी मालिश किसी और व्यायाम से संभव ही नहीं है। इससे जठराग्नि यानी पाचन की आग तेज होती है। तो ये सीधे सीधे मेटाबॉलिज्म को तेज करने का एक तरीका हुआ। इसीलिए योग के ग्रंथ इसे मधुमेह जैसी बीमारियों में भी फायदेमंद बताते हैं, क्योंकि ये पैंक्रियास को एक्टिवेट करता है। सही पकड़ा आपने। ये पैंक्रियास की कार्य क्षमता को सुधारकर इंसुलिन के प्रति शरीर की संवेदनशीलता को बेहतर बना सकता है। ये पेट के सभी अंगों को एक तरह से नई जिंदगी दे देता है। और आखिर में कपालभाति। मुझे हमेशा से ये कंफ्यूजन रहा है। ज्यादातर लोग इसे प्राणायाम समझते हैं, लेकिन ये षटकर्म का हिस्सा क्यों है? ये एक बहुत आम गलतफहमी है। कपाल का मतलब है माथा और भाति का मतलब है चमकना, यानी वो क्रिया जिससे माथे पर चमक आए। हठयोग प्रदीपिका में इसे शुद्धिकरण क्रिया ही माना गया है। प्राणायाम में सांस लेने और छोड़ने दोनों पर बराबर ध्यान और नियंत्रण होता है, जबकि कपालभाति में जोर सिर्फ सांस को तेजी से और जोर से बाहर फेंकने पर होता है। सांस लेना अपने आप हो जाता है। अच्छा, तो ये एक एक्टिव एक्सहेलेशन और पैसिव इनहेलेशन है। इसका शरीर पर क्या असर होता है? जब हम जोर से सांस बाहर फेंकते हैं तो फेफड़ों से कार्बन डाइऑक्साइड, यानी वो हवा जो शरीर के लिए बेकार है, बड़ी मात्रा में बाहर निकलती है। इससे खून में ऑक्सीजन का स्तर तेजी से बढ़ता है। ये बढ़ी हुई ऑक्सीजन जब दिमाग तक पहुंचती है तो वहां की कोशिकाओं को जगा देती है। इसीलिए कपालभाति करने के बाद शरीर से सुस्ती भाग जाती है और जबरदस्त ताजगी और ऊर्जा महसूस होती है। ये सब सुनने में तो बहुत शक्तिशाली लगता है, लेकिन सवाल ये है कि आज की भागदौड़ वाली जिंदगी में, जहां लोगों को तनाव, मोटापा और पाचन की समस्याएं आम हैं, ये क्रियाएं कितनी काम की हैं? ये आज की जीवन शैली के लिए शायद पहले से भी ज्यादा प्रासंगिक हैं। जैसे श्वसन संबंधी समस्याएं, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस और खासकर साइनसाइटिस, इनमें नेति और कपालभाति बहुत प्रभावी हैं।
कई स्टडीज बताती हैं कि नियमित जल नीति से साइनस की सूजन कम होती है और दवाओं की जरूरत भी घट सकती है। और पेट की समस्याओं के लिए आजकल हर दूसरा इंसान एसिडिटी या कब्ज से परेशान है। उनके लिए शंख प्रक्षालन और कुंजल क्रिया रामबाण की तरह काम कर सकती हैं। कुंजल क्रिया पेट के पीएच लेवल को तुरंत संतुलित कर देती है। वहीं मानसिक स्वास्थ्य की बात करें तो त्राटक और कपालभाति तनाव, एंग्जाइटी और नींद ना आने की समस्या में बहुत मदद करते हैं। ये हमारे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को सक्रिय करते हैं, जो शरीर को रेस्ट एंड डाइजेस्ट मोड में लाता है और मन को शांत करता है। तो ये क्रियाएं बहुत शक्तिशाली हैं, लेकिन इसका दूसरा पहलू भी होगा। क्या इन्हें कोई भी कभी भी कर सकता है? बिल्कुल नहीं। और ये समझना सबसे जरूरी बात है, ये दोधारी तलवार की तरह हैं। अगर इन्हें सही तरीके और सही मार्गदर्शन में न किया जाए तो गंभीर नुकसान हो सकता है। इसलिए इन्हें हमेशा किसी विशेषज्ञ की देखरेख में ही सीखना और करना चाहिए। सिर्फ किताबें पढ़कर या वीडियो देखकर इन्हें करने की कोशिश बहुत खतरनाक हो सकती है। तो कुछ खास सावधानियां क्या हैं? जैसे अगर किसी को हाई ब्लड प्रेशर है तो उसके लिए क्या खतरनाक हो सकता है? बहुत अच्छा सवाल है। हृदय रोग और हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों को कुंजल और कपालभाति जैसी तीव्र क्रियाएं नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे ब्लड प्रेशर अचानक बढ़ सकता है। अगर किसी को पेट में अल्सर या हर्निया है तो धौती और नौली जैसी क्रियाएं उनकी हालत बिगाड़ सकती हैं। गर्भवती महिलाओं के लिए तो ये सभी क्रियाएं पूरी तरह से वर्जित हैं। इसी तरह ग्लूकोमा के मरीजों को त्राटक करने से मना किया जाता है। विशेषज्ञ की भूमिका इसलिए भी जरूरी है क्योंकि हर व्यक्ति का शरीर अलग होता है। किसी की प्रकृति वात है, किसी की पित्त तो किसी की कफ। एक विशेषज्ञ यह तय करता है कि आपके शरीर के लिए कौन सी क्रिया सही है, कितनी बार करनी है और कब करनी है। उदाहरण के लिए एक पित्त प्रकृति वाले व्यक्ति को ज्यादा कपालभाति करने से शरीर में गर्मी बढ़ सकती है और उसे फायदे की जगह नुकसान हो सकता है। तो कुल मिलाकर षटकर्म केवल शरीर की सफाई का एक मैकेनिकल तरीका नहीं, बल्कि एक गहरा विज्ञान है। यह शरीर को शुद्ध और स्थिर बनाकर एक ऐसा आधार तैयार करता है जिससे व्यक्ति योग की उच्च अवस्थाओं जैसे ध्यान और समाधि का अनुभव कर सकें। बिल्कुल। ये क्रियाएं हमें न केवल बीमारियों से दूर रखती हैं, बल्कि एक स्वस्थ, संतुलित और ऊर्जावान जीवन का रास्ता भी दिखाती हैं। योगिक ग्रंथ इन्हें मानव शरीर के शुद्धिकरण और कायाकल्प की गुरु किल्ली यानी मास्टर की कहते हैं। जाते जाते एक विचार छोड़ जाते हैं। योग कहता है कि एक शुद्ध शरीर ही स्थिर साधना का आधार है। अगर इसे आज के संदर्भ में देखें, जहां हम लगातार सूचनाओं, प्रदूषण और बाहरी उत्तेजनाओं से घिरे हैं, तो क्या हमारे भौतिक शरीर को शुद्ध करना मानसिक और वैचारिक स्पष्टता पाने का पहला कदम नहीं हो सकता? सोचिए, कौन सी अशुद्धियां, शारीरिक, मानसिक या कोई और, हमें अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने से रोक रहे हैं।